स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स, तो चलिए नेक्स्ट क्लास आज स्टार्ट करते हैं। बच्चों फर्स्ट टॉपिक है मेरा आज फैक्टर्स ऑन विच कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे हम लोगों के बॉडी का कैरेक्टर्स डिपेंड करता है। बच्चों हम लोगों के बॉडी कैरेक्टर डिपेंड करता है जब हम लोगों के बॉडी के अंदर का सेल किस टाइप का प्रोटीन बनाता है। जिस टाइप का प्रोटीन बनाएगा उसी टाइप के हम लोगों के बॉडी का कैरेक्टर होता है। और ये प्रोटीन बनाने का इंस्ट्रक्शन कौन देता है, तो किस टाइप का प्रोटीन बनाया जाएगा किसी सेल के द्वारा, ये इंस्ट्रक्शन देता है जीन। ठीक है, और जीन क्या है, तो जीन किसी भी डीएनए का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। आप कह सकते हैं जीन क्या है, तो जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। जीन क्या है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं बच्चों, तो बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पैक्ड होता है। और उस डीएनए का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इस डीएनए का छोटा सा सेगमेंट, छोटा सा एक सेक्टर जो फंक्शनल होता है बॉडी के किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, उस छोटे से सेक्टर को हम लोग कहते हैं जीन। ठीक है, तो ये बात मुझे समझ आ गया किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के कैरेक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो बॉडी के अंदर बनाए गए प्रोटीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रोटीन किस टाइप का बनेगा किसी सेल के द्वारा, या जेनेटिक मटेरियल के अंदर प्रेजेंट जीन डिसाइड करता है। और जीन प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो डीएनए पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया बच्चों जीन के बारे में। जीन क्या होता है, तो इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, बेसिक यूनिट है। और ये क्रोमोसोम के ऊपर लीनियर, क्रोमोसोम के अंदर लीनियर फैशन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री है इनका। बच्चों शायद आप जानते होंगे, इनको मैथ्स और साइंस पढ़ने के लिए भेज दिया गया था यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन पता चला कुछ दिनों के बाद इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था वहाँ पे, न ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पा रहे थे। अल्टीमेटली टीचिंग एग्ज़ाम में इनको भेजा गया, वहाँ पे भी ये फेल हो गए। तो सर्कमस्टांसेज इस तरह का बना जो इनको सिर्फ फेलियर ही झेलना पड़ रहा था। अल्टीमेटली इन्होंने डिसाइड किया कुछ अलग फील्ड में कुछ काम करने का, और इन्होंने वियना के अंदर एक मोनास्ट्री था, एक मठ लाइक स्ट्रक्चर था, वहाँ पे जा कर के इन्होंने लगातार 8 साल तक अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। आप सोच सकते हैं बच्चों, अगर कोई पर्सन फेलियर झेल रहा हो और किसी दूसरे फील्ड में जा कर के वो लगातार 8 साल तक काम करते रहे, और काम करने के बाद दुनिया को ऐसा चीज़ दिया जो आज तक वो कॉन्सेप्ट फेल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो बच्चों बात करेंगे इनके द्वारा कुछ रूल्स दिया गया जो मेंडल के द्वारा, जिसे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। तो रूल्स फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, इसमें इन स्टडी के बाद इन्होंने कहा किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर कंट्रोल किया जाता है एक फैक्टर के द्वारा। एक फैक्टर के द्वारा कैरेक्टर्स कंट्रोल किया जाता है, और ये फैक्टर ऑलवेज पेयर में होता है, यानी कि ये फैक्टर ऑलवेज पेयर में होता है। फिर ये फैक्टर को एक सर्टेन टाइम के बाद, आजकल मान लीजिए आजकल इसी फैक्टर को जीन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जीन ही है जो हम लोगों के बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। अब ये जीन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो गैमीट। गैमीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ दिस जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो बच्चों रूल फॉर इनहेरिटेंस की बात करें, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ फैक्टर, वो फैक्टर जिसको आजकल हम लोग जीन कहते हैं। फैक्टर्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, जो जीन होगा बॉडी के अंदर हमेशा पेयर में होगा। गैमीट इज रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसपोर्ट दिस फैक्टर्स टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इन फैक्टर्स को ले जाने के लिए गैमीट रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड दिस फैक्टर्स वे आर लेटर कॉल्ड जीन, बाद में इसे जीन कहा गया। बच्चों किसी मेल और फीमेल के द्वारा इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी बॉडी के अंदर।
किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी है, कोई चाइल्ड है, तो उस चाइल्ड के बॉडी में इक्वल अमाउंट जेनेटिक मटेरियल ऑफ फादर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ मदर, दोनों प्रेजेंट होगा। मेल और फीमेल इक्वल जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है। नेक्स्ट बात करें, द चाइल्ड मस्ट हैव 2 कॉपीज ऑफ जीन फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। एक ट्रेट के लिए, एक कैरेक्टर के लिए 2 कॉपी जीन होगा। जैसा कि आप जानते हैं मेल और फीमेल इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर मैं बात करूं एक स्किन कलर, तो स्किन कलर के लिए फादर से भी एक जीन आता है और स्किन कलर के लिए मदर से भी एक जीन आता है। अब दोनों जीन में जो डोमिनेंट होता है वो बच्चे में कलर शो होता है और जो रिसेसिव होता है वो हमेशा मास्क्ड रहता है। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकुलर ट्रेट के लिए किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 जीन होगा, एक कॉपी ऑफ जीन मस्ट बी प्रेजेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट। नेक्स्ट बात करें मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। अब इन्होंने जो 8 साल तक एक्सपेरिमेंट किया उसका कंक्लूजन था, जिनका 3 लॉ इन्होंने बना करके दिया। फर्स्ट को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बच्चों तीनों लॉ को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले क्लास में, और फिर हम लोग समझेंगे तीनों लॉ का क्या मतलब है, कैसे जेनेटिक मटेरियल का इनहेरिटेंस होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अगर बात करें बच्चों हम लोग कैरेक्टर, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 कैटेगरी का हो सकता है, एक डोमिनेंट हो सकता है, दूसरा रिसेसिव हो सकता है। तो आप जानते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर शो होता है, एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है जिसको फेनोटाइप कहते हैं, देख पाते हैं उस चीज़ को। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होता है वो ऑलवेज मास्क्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 7 कैरेक्टर पे काम किया था। 7 कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले बात करें हम लोग, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपके लिए खास है, किस प्लांट पे इन्होंने काम किया था। तो पीजम सैटिवम पी प्लांट था जिस पे इन्होंने काम किया था कंटिन्यूसली 8 साल तक। और इसका कारण ये था, पी प्लांट का शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है और बहुत सारा इसमें डिफरेंसेस था, बहुत सारा ट्रेट प्रेजेंट था। यही 2 रीजन था जिसके वजह से इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया स्टडी के लिए। बात करें बच्चों, ये आप देख सकते हैं डोमिनेंट ट्रेट और ये रिसेसिव ट्रेट। मैं सीड कलर की बात करूं, अब इतने सारे को याद करने के लिए मैं थोड़ा सा आपको क्लू दे देता हूं, किसी माध्यम से आप याद रख पाएंगे। अगर सीड कलर की बात करें, अगर आप मार्केट जाते हैं किसी प्लांट्स के सीड लेने के लिए, तो आप ग्रीन कच्चा सीड लेना चाहेंगे या पका हुआ येलो कलर का सीड लेना चाहेंगे? तो निश्चित रूप से आप पका हुआ सीड लेना चाहेंगे ताकि वो अच्छे से जर्मिनेट हो। तो सीड कलर की बात करेंगे तो येलो कलर डोमिनेंट कलर है और ग्रीन कलर रिसेसिव कलर है। सीड शेप की बात करें, सेम वही बात मैं कहूँगा। अगर मार्केट में जाते हैं आप सीड लेने, तो आप सीड का शेप कैसा लेना चाहेंगे? इनफ्लैटेड लेना चाहेंगे, राउंड लेना चाहेंगे या सूखा हुआ लेना चाहेंगे, है ना, रिंकल्ड? तो निश्चित रूप से आप राउंड लेना चाहेंगे और इनफ्लैटेड लेना चाहेंगे। रिंकल्ड सीड रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, आप देख सकते हैं रिंकल्ड है रिसेसिव, और राउंड जो होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। फिर बात करते हैं पॉड कलर। और अगर मार्केट जाते हैं आप पी प्लांट लेने, मटर लेने, तो आप क्या कोशिश करेंगे? आपका पॉड कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन होना चाहिए या वो येलो कलर का होना चाहिए? तो निश्चित रूप से बच्चों आप जाएंगे तो ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करेंगे। इसलिए याद रखना है, पॉड कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट होगा और येलो है तो रिसेसिव होगा। नेक्स्ट बात करें पॉड शेप, सेम इंसिडेंस है। अगर आप जाते हैं मटर लेने मार्केट में, तो आप निश्चित रूप से ढूंढेंगे जो इन्फ्लैटेड पॉड शेप होगा। पॉड शेप मतलब उसका जो स्ट्रक्चर होता है आउटर, तो पॉड शेप जो इन्फ्लैटेड होगा वो आप लेना चाहेंगे, और जो कंस्ट्रिक्टेड होगा, डिफ्लैटेड होगा, वो नहीं लेना चाहेंगे। तो निश्चित रूप से जो इन्फ्लैटेड होता है उसको हम लोग डोमिनेंट कंसीडर करते हैं, जो डिफ्लैटेड होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, उसे रिसेसिव कंसीडर करते हैं। तो देख सकते हैं कंस्ट्रिक्टेड है, ये रिसेसिव है। फ्लावर कलर की बात करें, 2 कलर है यहाँ पे, एक वॉयलेट है एक वाइट है। तो निश्चित रूप से बच्चों आप कलर्ड फ्लावर लेना पसंद करेंगे। तो कलर्ड फ्लावर जो वॉयलेट कलर है वो डोमिनेंट प्रॉपर्टीज है और वाइट कलर रिसेसिव प्रॉपर्टीज है। फिर बात करें फ्लावर पोजीशन,
दो पोजीशन है, एक एक्साइल पोजीशन है, दूसरा टर्मिनल पोजीशन है। तो निश्चित रूप से फ्लावर आप किसी प्लांट के पास जाते हैं तो आपको ये फील होगा प्लांट्स के नीचे नीचे अगर फ्लावर लगा हुआ है तो अब तोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन एपिकल है, टर्मिनल है, उसके टॉप पे फ्लावर लगा हुआ है तो आपके लिए वहाँ से फ्लावर निकालना, फूल तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप एक आइडिया लगा सकते हैं सुविधाजनक किसमें होगा, तो अगर फ्लावर का पोजीशन एक्सियल है, ठीक है, तो एक्सियल का मतलब हो गया ये साइड वाइज यहाँ से निकला हुआ होगा प्रत्येक ब्रांच के पास से, तो एक्सियल है तो वो आपके लिए बेहतर हो सकता है। तो एक्साइल पोजीशन डोमिनेंट कैरेक्टर होता है और टर्मिनल पोजीशन रिसेसिव कैरेक्टर होता है। टर्मिनल के मतलब सिर्फ प्लांट के टॉप पे ही फ्लावर वो होगा। फिर बात करें हम लोग प्लांट हाइट, ऑब्वियस है हाइट बड़ा होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे और हाइट छोटा है तो फिर रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। नेक्स्ट बात करें बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले बात करेंगे पनेट स्क्वायर क्या है। तो पनेट स्क्वायर एक डायग्राम है जिसके द्वारा किसी ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट के ऑफ स्प्रिंग को शो किया जाता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये फीमेल फ्लावर है और ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर का दो गैमीट बना, कैपिटल बी स्मॉल बी। इस मेल फ्लावर का भी दो गैमीट बना, कैपिटल बी और स्मॉल बी। अब इस गैमीट को एक दूसरे से ब्रीड करवाते हैं। तो ब्रीड करवाने के बाद जो आउटकम मुझे देखना है उस आउटकम को किसी बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है और उसे कहते हैं हम लोग पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर का मतलब एक डायग्राम हो गया which is used to predict the outcome of a particular breeding experiment। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों जेनोटाइप। जो आउटकम है इसमें जेनोटाइप और फेनोटाइप की बात करते हैं। जेनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अगर मैं जेनेटिक मेकअप कहूँ तो आप कहेंगे देखिए दोनों कैपिटल बी है, यहाँ पे एक कैपिटल बी है और स्मॉल बी है, यहाँ पे कैपिटल बी एक स्मॉल बी है और यहाँ पे दोनों स्मॉल बी है। तो कैपिटल जो होता है वो डोमिनेंट के लिए लिखा जाता है, स्मॉल रिसेसिव के लिए लिखा जाता है। तो यहाँ पे जेनोटाइप मुझे दिख रहा है दोनों डोमिनेंट, यहाँ पे जेनोटाइप दिख रहा है एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, यहाँ पे जेनोटाइप दिख रहा है एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो दोनों रिसेसिव दिख रहा है। ठीक है, तो जेनेटिक मेकअप को हम लोग जेनोटाइप कहते हैं। फिर फेनोटाइप का मतलब क्या होता है? फेनोटाइप का मतलब है एक्चुअल एक्सप्रेस्ड ट्रेट, वो कैरेक्टर जो एक्चुअली हम लोगों को दिखता है। तो अगर इस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट का स्ट्रक्चर मैं देखूं तो यहाँ पे मुझे 3 फ्लावर दिख रहा है वॉयलेट कलर का, एक फ्लावर दिख रहा है वाइट कलर का। तो जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है कलर का इसको कहते हैं फेनोटाइप। करेक्ट, जैसा कि यहाँ भी देख सकते हैं ये पर्पल है और ये वाइट है। तो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन को फेनोटाइप कहते हैं और जेनोटाइप मतलब जेनेटिक मेकअप हो जाता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों ई मैस्कुलेशन। ई मैस्कुलेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को अगर रिमूव कर दे तो प्रोसेस का नाम है इमैस्कुलेशन। और ये इमैस्कुलेशन किया क्यों जाता है? जस्ट टू इंश्योर द क्रॉस पॉलिनेशन। जब एंथर को हटा दिया जाएगा, एंथर को जैसे देख रहे हैं ये येलो वाला एंथर है और यहाँ से कैंची से इस एंथर को हटा दिया गया। अब फ्लावर के पास क्या बच गया? फ्लावर के पास फिर सिर्फ कार्पेल बच गया। अब जब भी पॉलिनेशन के लिए पोलन आएगा तो निश्चित रूप से दूसरे प्लांट के फ्लावर से आएगा, तो क्रॉस पॉलिनेशन होना वहाँ पे पॉसिबल है। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान इमैस्कुलेशन परफॉर्म किया जाता है जस्ट टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट बात करें बच्चों एलील। एलील क्या होता है? तो किसी भी कैरेक्टर्स का 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होता है और प्रत्येक कैरेक्टर के लिए बॉडी में 2 जीन होता है। प्रत्येक जीन को एलील कहते हैं। जैसे मान लिया जाए बॉडी का अगर मैं ले लेता हूँ स्किन कलर, तो स्किन कलर के लिए बॉडी के अंदर 2 एलील है, एक फेयर के लिए मानते हैं और एक डार्क के लिए मानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 तरह का जीन आपको दिख रहा है, एक स्मॉल ए और दूसरा कैपिटल ए। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए। तो इस दोनों को हम लोग एलील कहेंगे, लेकिन दोनों एक साथ है तो इसको एलील्स कहेंगे। आप कह सकते हैं एलील का क्या मतलब है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन। जीन को ही एलील कहते हैं। ऑलवेज कैसे रहता है? ये ऑलवेज पेयर में रहता है। लेकिन एक और चीज,
अगर दोनों एलील, दोनों जीन सिमिलर टाइप का है तो उसे होमोजाइगस एलील कहेंगे, और दोनों जीन अगर डिफरेंट टाइप का है, जैसा देख रहे हैं दोनों जीन आपको डिफरेंट दिख रहा होगा, डिफरेंट है तो उसे हम लोग हेट्रोजाइगस एलील कहते हैं। ठीक है, तो होमोजाइगस एलील मतलब सिमिलर टाइप का जीन हो, चाहे दोनों रिसेसिव हो सकता है या दोनों डोमिनेंट हो सकता है तो होमोजाइगस कहेंगे, और दोनों जीन अगर डिफरेंट टाइप का है, एक डोमिनेंट दूसरा रिसेसिव, तो इसे हेट्रोजाइगस एलील कहेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।